उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी के इस कोटेशन के साथ मैं सुमित अपने चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम यूजीसी नेट जून 2020 का पेपर जो रिसाइकल हुआ था उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किसे प्राय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? तो इसका आंसर ये है, जॉन ग्रोफाइड हार्डनर को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में माना जाता है। मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है। ऑफन एट्रीब्यूट टू द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इल्यूस्ट्रेटिंग द आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्चर नेशनलिज्म। इनका जन्म कालखंड ये है, तो ये जुड़े हुए हैं कल्चर नेशनलिज्म से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिवाद जो अराजकतावादी होते हैं उनकी जो विशेषता नहीं है उसमें निजी संपत्ति होती है, अति उदारवाद होता है, समन्वय होता है, लेकिन जो जैववादिता होती है वो नहीं होती है। तो सेकंड का क्वेश्चन चौथा है जैववादिता। तीसरा क्वेश्चन इस तरह है, निम्नलिखित में से कौन कौन से समाजवाद के सिद्धांत संबंधित जी ए कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? तो जी ए कोहेन का तो विचार का तत्व नहीं है समाजवाद से संबंधित, इसमें ए और सी है। पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, और तीसरा जॉन रल्स के सिद्धांत की गहन असमानता मूलक संरचना। तो ये तीसरा था। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो सर्वसम्मति जो है वो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है, न्यायसिद्धता है, प्राधिकरण है, जनादेश है। निम्न में से मैकावली के सरकार का कौन सा स्वरूप आदर्श माना? मैकावली ने जो स्वरूप आदर्श माना था उसके अंदर गणतंत्र को सबसे उच्च कोटि का इन्होंने आदर्श माना था। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य की एक अनावश्यक बुराई माना जाता है? तो जेम्स थॉमस ने राज्य को एक अनावश्यक बुराई, थॉमस पेन राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। जेरमी बेंथम को हमें याद रखना, ये बहुत बड़े राज्य के पक्षधर थे। इन्होंने राज्य को पृथ्वी का अवतार माना था। जेम्स मिल भी राज्य के पक्षधर थे और जेम्स मिल भी राज्य के बहुत बड़े पक्षधर थे। ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद में कब पारित किया गया? तो ये 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 8वां इस प्रकार है, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्नलिखित में के किस अस्त्रों से समृद्ध है? तो ये नाभिकीय चीज से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार है, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो ये जन माध्यम, चौथा ऑप्शन इसका वो नहीं है और सब है। अगला क्वेश्चन मैचिंग से है, जो हमें मैचिंग करनी थी। तो पहले का नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और ये चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, थर्ड ऑप्शन। और अपिको आंदोलन जो है वो ओडिशा से जुड़ा हुआ है। और चिल्का बचाओ आंदोलन जो था वो चिल्का बचाओ आंदोलन ओडिशा से, माफ़ कीजिएगा, ये चिल्का बचाओ आंदोलन जो था वो सेकेंड इसका कर्नाटक है पीको, और चिल्का बचाओ आंदोलन है ओडिशा से। तो ये इस प्रकार इसका मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है, जेम्स बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान में इच्छुक हों। तो सिंपल सा था, संगठन कब अस्तित्व में आएगा? जब सारे जो संगठन के व्यक्ति को इच्छुकता से अपने कार्य करेंगे, तभी आता है अस्तित्व में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो ये इस प्रकार है इसकी बुक्स, पावर इलीट सी राइल्स मिल की बुक है, और पॉलिटिक्स ऑफ मॉरलिटी, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका आंसर, फोर्थ है इसका आंसर। मिलाते हैं एक बार। पावर पावर मॉरलिटीज चार्ल्स लिंडब्लोम की बुक है, और पावर एलिट्स जो बुक है वो सी राइल्स मिल्स की है, और सी ए प्रीफेस टू डेमोक्रेसी रॉबर्ट ए डहल की बुक है। ये प्लुरलिज्म से जुड़े हुए हैं रॉबर्ट ए डहल, और प्लुरलिस्ट विचारक हैं ये। और जो फोर्थ बचते हैं वो हमारे थर्ड से जुड़े हैं, मैक्यूअर ओसलान से।
निम्न में से कौन भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष है? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है, तो प्रथम अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और हमें याद रखना है नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह पे स्थापना हुई थी इसकी, ये 2015 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। इसका एक सीईओ होता है जो वर्तमान में अभी चेंज हुए हैं, शायद अभी कोई अमिताभ कांत थे, तो उनकी जगह पे कोई और आया है। तो निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने शांति स्थापना कार्य में भाग लिया था? तो भारत ने कोरिया में भी लिया है, गाजा पट्टी में भी लिया है, साइप्रस में भी लिया है और लेबनान में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेना के द्वारा शांति स्थापना करने के लिए प्रयास किए हैं। तो इसका आंसर चारों ही है, ABCD। अगला क्वेश्चन, दी द एसिड्रेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेएस मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार की बात कही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही है, स्वशासन की संस्था की बात कही है, लेकिन इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात इसमें नहीं कही है। 16वां क्वेश्चन है, मैचिंग का है और ये किससे क्या जुड़ा हुआ है? तो सहमति का युग कहा जाता है, जॉर्ज मार्कवाइट के द्वारा ये है, फर्स्ट का थर्ड है। और पेपर कौन, ये थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये थोड़े डिफिकल्ट मानता हूँ इस क्वेश्चन को। मार्क्स की छाया है सेकंड, और 9 लोगों हैं जैक्स डेरिजा थे जो 9 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ये मिलाना है विदेश नीति का, भारत की विदेश नीति का कौन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये इस प्रकार है, लाहौर में शांति के साथ श्रीलंका में भारतीय शांति की स्थापना राजीव गांधी जुड़े हैं इसके साथ। शिमला समझौता के साथ जुड़े हुए हैं, शिमला समझौता हुआ था, लाहौर घोषणा इनके साथ हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ था, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी के काल की है। तो ये इस प्रकार से इसका मिलान है। अगला क्वेश्चन प्राधान्य संबंधित है। प्राधान्य दोस्तों ये है हेजेमनी का कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामशी द्वारा दिया गया था। तो ये हेजेमनी का कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं, विरोधी विचारों को अभ्यस्त कर प्रभावता उस काल को सामान्य बौद्ध बन जाने की बुद्धिजीवी की क्षमता। तो इसका आंसर थर्ड है, ये थर्ड है इसका आंसर, और ग्रामशी के साथ जुड़े हुए हैं प्राधान्य विचारधारा के साथ। 1 को 2 से मिलाना है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। द्रविड़ आंदोलन के केंद्र कौन कौन थे? तो ये थर्ड है इसका आंसर, आप मिला लें अपने आप। भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिहीन अनुदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि के स्थायी किसने कहा? तो ये WH मॉरिस जोन्स ने ये कहा था। निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हंस मॉर्गेनथम के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया? तो इसका आंसर है J.N. टिकनर जी ने। ये महिला विचारक है, फेमिनिस्ट थिंकर हैं, तो इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं से जुड़े 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म इन्होंने किया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो ये बहुत हमारे फेमस वीडी सावरकर जी ने इसे स्वतंत्रता से जुड़ा प्रथम युद्ध कहा था। इनकी हिंदुत्व बुक जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही, और अभिनव भारत संस्था के साथ वीडी सावरकर जी जुड़े हुए थे। इनकी संस्था का आ सकता है नाम, अभिनव भारत इन्होंने स्थापित करी थी। नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में जो बताया गया उसके अंदर निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर लोगों का हथियार है, सत्याग्रह कभी भी विरोधी का अंताकित नहीं करना चाहिए। पहला, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक जबकि सत्याग्रह सकारात्मक है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नीचे दिए गए 2 कथन है उसमें असिस्टेंट और रीजनिंग से ये क्वेश्चन था। चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो हाँ, ये सही बात है, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। और लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ा। ये भी बात सही है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और वो पारित हुआ था 1980 के दशक में शायद। तो ये पहला इसका आंसर सही है, फर्स्ट और सेकेंड। निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया है? तो ये कार्य के प्रभाव मानकों की कमी इसने किया है, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव इसने भी किया है, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना इसने भी किया है। लेकिन जो चौथा है, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन
ये नहीं है इसका। मार्क्स की कालाकृति को कालानुक्रम से लगाना था, तो इसका पहला ये था, इस प्रकार है। पहले पे बी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर दास कैपिटल, फिर है उसके बाद द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, और डी है लास्ट में अंतिम, द इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। और ये एसेसर और रीजनिंग से संबंधित है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम एन रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। हाँ, ये बात सही है। और एम एन रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता। ये बात भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड इसका दोनों सही है आंसर। और ये भी उसी से असेस्टर और रीजनिंग से जुड़ा हुआ था। भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव तो डाला है, लेकिन लोकतंत्र भूमंडलीकरण से कहाँ स्पष्ट, मेरे ख्याल से मेरे को इसका सेकंड लग रहा है आंसर। तो पहला नहीं है सही और सेकंड सही है, तो इसका आंसर फोर्थ है। पहला लोकतंत्र को इसने कहाँ सुदृढ़ किया? सुदृढ़ तो लोगों के द्वारा होता है, जानकारियों के जागरूक मतदाता के कारण होता है। तो भूमंडलीकरण का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, लेकिन भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। तो सेकंड कथन सही है और पहला कथन गलत है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था यूजीसी नेट द्वारा, आईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन था। तो एक बार देख लें, अगर आप इसका देख सकते हो आप। ये ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से मिलाना था। तो इसके अंदर जो प्रणब मुखर्जी थे, उनका कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच में था। प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का कार्यकाल ये था। और जो इसमें देख लेते हैं, पहले डी का फर्स्ट कहाँ है? डी का फर्स्ट इसमें है और इसमें है, और फिर इसी प्रकार ए का और सी का सेकंड इसमें है। तो ये वाला इसका आंसर सही है, सेकंड वाला ऑप्शन। और ए का फिर थर्ड होगा। ए का श्री शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल था 1992 से 1997 तक, और आर वेंकट रमन का था ये वाला। तो ये इस प्रकार हम कर सकते हैं इसको, एनिमेशन प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं। यदि हमें एक दो पता है तो उसके द्वारा हम इसको किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध विरोध के वह तरीके हैं जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया। हाँ, सही बात है, उन्होंने बहिष्कार और शिक्षा निष्क्रिय का प्रयोग किया था। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, वो करते थे, क्योंकि वो बहिष्कार और इन चीज़ों का, अंग्रेजी चीज़ों का यूज़ ना करना, इन सब चीज़ों के अंदर उन्होंने कहा था। और इनके जो पत्रिका थी मराठा और केसरी, बाल गंगाधर को याद रखना है हमें, ये दो पत्रिकाओं के साथ जुड़े हुए थे बाल गंगाधर तिलक जी, केसरी और मराठा। अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो अरस्तु के पोलिस को इतना वृहद होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे, और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वह सुशासन सुनिश्चित हो सके। पहला सही है इसका। पोलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्ण रूप से था, कालानुक्रम नहीं अपितु देशक परक रूप से। ये भी सही है। पोलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही हैं। और जो चौथा है पोलिस मानव का वृहत से है, तो ये नहीं है। ये कोटेशन प्लेटो की थी कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये उससे जुड़ी हुई है प्लेटो जी से। निम्नलिखित में से कौन सा शासन की धारणा से संबंधित है? लोकतांत्रिक प्रशासन संबंधित है। लोकतांत्रिक प्रशासन, परिवर्तनोन्मुखी लोकतंत्र, तो इसके अंदर जो आंसर है ये पहला और सेकंड ही है। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र, ये जो है वो लोकतंत्र की शासन की धारणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन लोक नीति का क्रमिक वृद्धि और प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स ई ब्लीडलूम, जो सेकंड ऑप्शन है, इन्होंने ये प्रस्तुत किया था। शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो ABC इसका आंसर है। इसका सामान्य आश्रय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, यह शक्ति का प्रयोग करने का तरीका है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में था ये आंसर। और ये ऐसे मार्क्स के विसंबंधित श्रम की श्रृंखला निम्न में सम्मिलित है: उत्पादन से विसंबंधन, प्रक्रिया से विसंबंधन, प्रजातियों से विसंबंधन और प्रकृति से विसंबंधन। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैंने देखा है आते रहता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से समझ लें कि वो मार्क्स किससे किससे अलगाव की बात करते हैं, वो एलिनेशन की बात किस किस चीज़ों से करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने हर बार देखा है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये क्वेश्चन।
तो एक बार आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें, तो ये क्वेश्चन देखने आगे फ्यूचर में भी आने की इसकी पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। कथन और असेसनिंग वाला है, तो इसमें चार्ल्स बर्नार्ड ने संगठन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, तो ये सही है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित होता है, तो ये इसका सही नहीं है, पहले इसका सही है। नीचे दिए गए कथन हैं, उसमें से हमें सही और गलत बताना है। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, सही बात है। जो अल्पतंत्र होता है उसमें कुछ डोमिनेंट क्लास या डोमिनेंट क्लास के लोग वही शासन करते हैं। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लोह सिद्धांत की परिकल्पना की थी, नहीं, रॉबर्ट मैकेंजी नहीं थे। इससे आयरन लॉ ऑफ एलिगार्की के साथ रॉबर्ट मिशेल शायद मेरे ख्याल से जुड़े हुए थे, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन रॉबर्ट मिशेल ही शायद थे, एक बार आप चेक कर लें। और भारतीय संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये तीसरा कथन असत्य है। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, ये गलत है जी। यह पहला ऑप्शन इसका, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, भारत में संघवाद को राज्य अलग अलग स्तर पर होने के बाद भी संगठित है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है, सही बात है। इसके अंदर केंद्र सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर हम दूसरी स्तर पर देखें, दूसरे तुलना में देखें दूसरे देशों की, तो इसे अर्धसंघीय प्रणाली भी कहा जाता है। हाँ, इसे अर्धसंघीय काम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे, तो इसका आंसर है B.R. अम्बेडकर। ये गांव को नशेड़ियों को अड्डा बोलते थे, और गांव के अंदर जातिवाद ज़्यादा होता है, और गांव के अंदर लोग इतना विकास के कार्य में जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इन्होंने गांव की पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने विरोध किया था। शहरीकरण के एक प्रकार से वो पक्षधर थे। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन है, मैचिंग का है। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप मिला लें इसको ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये भी दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, ये IR से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, या आप इसको मिला सकते हैं। A का थर्ड है, द्विध्रुवीय शक्ति का सर्वाधिक विस्तार हंसे मार्ग से जुड़े हुए हैं। B का फर्स्ट है, हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित करना, केनेथ बॉल जुड़े हैं इसके साथ, तो आप एक बार देख लें और एक बार आप अच्छी तरीके से इसको मिला लें। समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है, तो ये परिप्रेक्ष्य नियोजन जो है, ये जो किस परिप्रेक्ष्य नियोजन किया जा रहा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेक द्वारा शासन के विकृत रूप को माना जाता है। ये भीड़तंत्र मानते थे लोकतंत्र को अरस्तु ने भी भीड़तंत्र की संज्ञा दी, यूनानी पद्धति के अनुसार इसे अराजक भीड़तंत्र माना गया। अग्नसूत जो है वो एक बौद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ है, और ये 27वां दिग्ग निकाय है, ये भी हमें याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय सक्रियता से जुड़ा हुआ है, न्याय सक्रियता एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा भारतीय न्यायपालिका से जुड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो कि अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 21 का विस्तार इतना होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जिसके अंदर स्वास्थ्य का अधिकार और अच्छी हवा का अधिकार, पीने का पानी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये सब चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हुई है। ये न्यायिक सक्रियता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किससे जुड़ा है, हिंदू राष्ट्र वी डी सावरकर से जुड़ा हुआ है। तो अभी याद रखें इन सब चीज़ों को, इनकी फिर मैं एक बार बताता हूँ। अभिनव भारत संस्था से जुड़े हुए थे, हिंदुत्व इनकी बुक थी, और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 को प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की संज्ञा दी थी। तो ये 4-5 चीज़ें जो है सावरकर से जुड़ी, वो याद रखें। जयप्रकाश नारायण निम्न में से किन दलों गठ का गठन किया, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टियों का इन्होंने गठन किया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत कर राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया, एंटोनियो ग्राम्शी, हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जिनके साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रखें। बौद्धिक संघर्ष के कारण ही ये जुड़ा हुआ है इनका, और एंटोनियो ग्राम्शी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था, ये उस टाइम का जो करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019,
तो ये उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। यह विवादों का निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है, और जो इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें सही नहीं है कथन को देखना था। तो इसका इसमें उपभोक्ता की परिभाषा को विस्तृत किया गया है। हाँ, यह शिकायत का ई फॉलिंग की व्यवस्था करता है, ये भी करता है। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है, ये भी करता है। तो ये गलत है इसका। और अगला क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन है, इस प्रकार है किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। सही बात है, ये होती है। और भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। हाँ, सही बात है। भारतीय जो विदेश नीति है वो केंद्रीय, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसके अंदर हम रंग भेद का विरोध करते हैं, जिसके अंदर औपनिवेशिकवाद का विरोध करते हैं, दूसरे देश के ऊपर हथियाना रंग भेद का हमारे द्वारा विरोध किया जाता है, और किसी देश के ऊपर हमला ना करना, और अब शांतिपूर्ण माहौल, पंचशील, जिसके अंदर वो पंचशील भी एक इसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था। तो ये हमारे राष्ट्रीय मूल्य के द्वारा, राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ये हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो ये हमारी विदेश नीति से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा कथन पंडित रामाबाई के संबंध में सत्य है? तो वो जो सत्य है वो बताना है हमें। वो हिंदू धर्म की कट्टर समर्थक थी, नहीं, गलत है ये। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। हाँ, सही बात है, वो महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखी, उनकी जो पुस्तक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये बी और सी इसका सही है। तो आंसर बी और सी किस में है आप देख सकते हैं, बी सेकंड के अंदर। तो सेकंड इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निराकुशवाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य है? तो ये निराकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये बात सही है। निराकुश जो शासन होता है वो अपने आप ही खुद ही अपनी चलाता है, वो किसी की सुनता नहीं है। तो निराकुश शासन, और सेकेंड है निराकुश शासन व्यवस्था स्थानीकृत और वैध हो सकती है। हाँ, वो अपना जो भी कार्य करते हैं उसे वैध ठहराते हैं। और सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती है। सही बात है, वो अपना पूरा, वो बोलते हैं हम ही टोटल टेरिटोरियन है, हम ही जो हैं, और जो वो किसी को सुनते नहीं, और अपनी जो वो बात बोलती है वही कानून लेकर चलती है वो। 54वां क्वेश्चन, उत्तर शीत युद्ध में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया था। तो ये AP राणा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो AP राणा इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में महिला आंदोलन के संबंध में सही है? तो महिला आंदोलन के संबंध में सही है। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया, ये बात सही है। तिलक ने गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं को सम्मिलित करना था, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी नहीं है? तो उत्तर आधुनिकतावादी जो नहीं है उसके अंदर हमें याद रखना है, मिशेल तो ही हैं, फूको तो ही हैं, रिचर्ड रोटरी भी हैं, जीन फास्व लोटार्ड भी हैं, और ये हर्बर्ट मार्क्यूज नहीं है। हर्बर्ट मार्क्यूज किसी और विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसका आंसर है, जो नहीं है वो डी है। डी आंसर इसका सही है। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है, यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है? तो ये भाग्य समतावाद से जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के कारण क्रमानुसार लगाइए। तो पंचशील जो आया था वो 1954 में नेहरू जी द्वारा आया था। लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, और सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध हुआ था 1971 के अंदर। और गुजराल डॉक्ट्रिन, जब गुजराल जी प्रधानमंत्री बने देश के, जब वो विदेश मंत्री थे शायद, तो उन्होंने दी थी 1900 शायद 89 या 96 के आसपास है। एक बार आप देख लें गुजराल डॉक्ट्रिन को। तो इसका आंसर है BDAC। बी पंचशील पहले आया था, फिर उसके बाद भारत में सोवियत मैत्री संघ हुआ था, फिर ए गुजराल डॉक्ट्रिन, और फिर फिर है लुक ईस्ट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन से विचारक महिला समानता के में विश्वास नहीं रखते? तो महिला समानता में अरस्तु नहीं रखते थे और ना हीगल रखते थे। अरस्तु तो महिलाओं को उन्होंने दास के रूप में भी देखा, और उन्होंने इसका पक्षधर नहीं किया था। उन्होंने ना वोटिंग राइट के लिए, महिलाओं को अधिकार के लिए वकालत की थी।
नहीं वकालत की थी उन्होंने। 60वां क्वेश्चन इस प्रकार है, पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में पर्याप्त प्रतिष्ठा के कारण पराधिकार या सत्ता का प्रयोग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसमें सही और गलत बताना है। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरल ऑफ स्टेट, संघों का राज्य के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, संघीय राज्य कहा गया। ये बात सही है, क्योंकि भारत एक संघ राज्य है। यूनियन ऑफ स्टेट भारत के संविधान में लिखा गया है। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द का एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। तो ये यूजीसी ने गलत माना है, तो ये गलत है। इसका फर्स्ट आंसर ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सतही अथवा सुधारवादी परिस्थिति की विशेषताएं हैं? तो इसका ए बी डी आंसर है। सुधारवादी परिस्थितिवादी परिस्थितिकी व पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है। और डी, यह पर्यावरण को क्षति को बाहरता अथवा सामाजिक लानत मानती है। तो ये अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ये हमें इनके कॉन्सेप्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर की डीप क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा, कि रविंद्रनाथ जी की जो कौन कहाँ जो किताबें रचनाएं हैं उनको मिलाना था। तो गीतांजलि का संबंध है ईश्वर के प्रति समर्पण, और गोरा जो थी उनकी औपनिवेशिक, जो गोरा अंग्रेज जिसे हम कहते थे, औपनिवेशिक भारत में विविधता पूर्वक सामाजिक जीवन का विश्लेषण। और सी का साधना जीवन का बोध क्या है उससे संबंधित थी। घरे बघारे द होम एंड द वर्ल्ड जो थी वो थर्ड से जुड़ी हुई है, स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो ये इस प्रकार था इसका मिलान। भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है बी और डी। ये दोहरा शासन भारत में है, संसद की सर्वोच्चता भी भारत के अंदर है। कौन सा असत्य है? तो संसद की सर्वोच्चता नहीं है भारत में, संविधान की सर्वोच्चता है, हमें याद रखना है। और डी, राज्यों की अपूर्णता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ये गलत है और ये गलत है। तो ये असत्य हो गए, तो बी और डी इसके सही वो कहलाएंगे। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये W.H. मॉरिस जॉनसन और रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिवेश किसके द्वारा? तो ये मॉरिस जॉन्स के द्वारा और रजनी कोठारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और रजनी कोठारी का गाना हमें याद रखना है, कास्ट पॉलिटिक्स के साथ भारत में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध करना था, तो सबसे पहले आई थी शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना, फिर उसके बाद संघ अथवा यूनियन का गठन, फिर उसके बाद है थर्ड सी, भारत में भूभाग में कहीं पर भी स्वतंत्र भ्रमण 19D के अंदर है ये। और उसके बाद बी है कोई भी व्यवसाय अपनाना। पारसिता सिद्धांत के बारे में लिखने में कौन सा कथन सत्य है? डिपेंडेंसी थ्योरी के साथ क्या क्या जो सत्य जुड़े हुए हैं? डिपेंडेंसी सिद्धांत पर यह पर उन मार्क्सवादी और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। सही बात है, ये उनका प्रभाव पड़ा था उसके ऊपर। और सी है, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। हाँ सही बात है, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्री होती है उनको विकसित देश अपनी जो यूज टेक्नोलॉजी होती है वो देते हैं, और जो उनकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है थर्ड वर्ल्ड के देशों को। तो ये हमें मिलान करना था, तो इसको देख सकते हैं, एक मिनट। तो ये फर्स्ट का थर्ड बैरी बुजान सुरक्षा परिसर से जुड़े हुए हैं, और बी का सामूहिक सुरक्षा पालमे रिपोर्ट, और सी का फर्स्ट था सुरक्षा परिषद कार्ल ड्यूस के साथ, और सुरक्षा व्यवस्था रॉबर्ट जेरविस के साथ जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? तो सभ्य समाज संगठन ABD है इसका आंसर। बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मजदूर किसान संघर्ष समिति। और विज्ञान प्रसार आप खुद ही सोच सकते हैं, इतना जनरल चीज़ है। विज्ञान प्रसार तो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ होगा? सब समाज से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, असर्शन और रीजनिंग का। तो अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभार है। सही बात है, अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंधित है। तो ये दोनों सही है और ये आर की सही व्याख्या है।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 71वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदार और समाजवाद के तत्व को संशोधित करता है। सही बात है ये। सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित हैं। तो ए और दोनों सही है इसका आंसर। ईवी रामास्वामी पेरियर सर्वप्रथम निम्न में से किस दल से जुड़े थे? ईवी रामास्वामी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने देखा जब दलित वर्ग के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं हो रहा था और उनकी बात को उठाया नहीं जा रहा था, तो इन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवांत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? गया परिकल्पना से सिद्धांत जाना जाता है। लव लुक ऐसे ही कुछ इनका नाम है जिन्होंने ये दी थी, गया हाइपोथेसिस, जिसमें वो पृथ्वी को भी एक जीव की तरह मानते हैं, जीवांत। निम्नलिखित में से किस विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति पर्याप्त है? तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने के संदर्भ में इनको ज़्यादा शक्तियाँ पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 75 नंबर क्वेश्चन। हन्ना अरेंट है वो जुड़े हुए हैं द ह्यूमन कंडीशन के साथ, और जो फ्रेंच फैनन्स हैं वो द रिच ऑफ द अर्थ की बुक के साथ जुड़े हुए हैं। माओ त्से तुंग द लिटिल रेड बुक और जॉन गैल्ब्रेथ एफ्लुएंट सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ये हमें याद रखना है, न्यूजीलैंड, यूके का संविधान जो है लिखित नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन था। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संबल को ध्यान में केंद्रित करना होगा। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ये दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा जस एंड बेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो ये न्याय से जो युद्ध का न्याय संगत सिद्धांत नहीं है, न्याय मानवतावाद नहीं है। युद्ध के अंदर आप देखते हैं कहाँ मारपीट होती है, उसमें मानवतावाद कौन देखता है? तो ये इसका फोर्थ सही है। आईसीसी, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था, तो आप देख लें एक बार, मैं ज़्यादा स्पीड डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आईसीसी इंडियन क्रिमिनल लॉ, आईसीसी कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में रोम विधि स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया। फर्स्ट, आईसीसी के अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हो। तो ए और बी इसका दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनता को नहीं अपनाया गया? तो ये जर्मनी है इसका आंसर, 80वां। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो ये यूरोपीय संघ है, कार्यकारिणी भुजा उसकी। उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीति और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। तो ये इस विचारधारा से फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हुए हैं। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन, मेरे ख्याल से ये बुक है, नहीं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लास्ट में ऐसी कुछ बुक है, मेरा ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से सैमुअल पे हंटिंगटन जुड़े हुए हैं। फ्रांसिस फुकुयामा की बुक दूसरी थी। निम्नलिखित में संसदीय समितियों को उनके कालानुक्रम के साथ लगाएं। तो इसका सी, पहले लोक लेखा समिति आई थी, फिर उसके बाद प्राकलन समिति आई थी, फिर उसके बाद लोक उद्गम समिति, और फिर बी, विभागीय स्थायी समिति आई थी। अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है। सेवाइन का कोटेशन है, सेवाइन जी की। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो वाई चौहान जो थे वो सिंडिकेट के सदस्य नहीं थे। एनजी लिंगप्पा थे, मोरारजी देसाई भी थे, के कामराज भी थे। सिंडिकेट ये याद रखना है, जो कांग्रेस के अंदर सीनियर नेताओं द्वारा एक ग्रुप बना लिया गया था इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध में, वो सिंडिकेट ग्रुप था। एफएडब्ल्यूडिक्स के समराष्ट्रीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो ये औपचारिकतावाद है, विषम जातीयता भी है, अच्छादान भी है, ब्यूरो अथवा कार्यालय ये नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है इसका। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? तो रूढ़िवाद से एडवर्ड बर्ग भी जुड़े हुए हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड भी जुड़े हैं, फ्रेडरिक वान हायक भी जुड़े हैं, जो टी.एच. ग्रीन है वो लिबरिस्ट थिंकर हैं,
वो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? तो राज्य का कार्य केवल साम्राज्य का निर्माण करना ही नहीं है, उनका जो ये मानना था, उनका फर्स्ट देखते हैं, उनका अधिकरण जो उनके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण करना, जो कुछ संरक्षित किया गया उसका प्रबंधन करना, जो इसका फोर्थ आंसर नहीं है, हमें याद रखना है ये। निम्नलिखित में कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है जवाबदेही। जिया उल बर्नी की फतवा ए जहांगीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जिया उल बर्नी की फतवा जो थी वो बुक, ये धार्मिक पुण्य और प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श थी। फतवा ए जहांगीरी, जिन्होंने मुस्लिम शासकों को कैसे कार्य करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस बुक के अंदर बताई गई है, फतवा ए जहांगीरी। और ये याद रखनी, जिया उल बर्नी से जुड़ी है, पहले एग्जाम में भी आ चुकी है कई बार। तो ये लोकतंत्र से जुड़ा डेमोक्रेसी के ऊपर ये लेख आया था। मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप देख लें, और अगर आपको या अगर पीडीएफ में चाहिए तो दोस्तों मेरे साथ आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका पेपर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो हम इसका विकल्प और आंसर देख लेते हैं। चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं? तो ये प्रतिनिधि का पद इसका आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन इसका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है? चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। और प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धि पर क्यों गर्व अनुभव किया? उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। तो एक बार दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फिर तब समझ में आएगा। ऐसे तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ ऑप्शन को, एक बार आप पढ़ोगे तो उसको आप समझ पाओगे। लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? विधायी समझौता। अगला ऑप्शन, लोकतंत्र के यूनानी और अस्तुवादी धारणा का अर्थ है नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। तो ये इस प्रकार था। और ये रोवेल डार्किंग का टेकिंग राइट सीरियसली जो उनका लेख है, जिसमें वो सर्वाइवल्स ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं, ये इनका याद रखना है। डार्विन जो है टेकिंग राइट सीरियसली इनकी बुक है, और ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कर इनकी है विचारधारा। तो इससे जुड़े हुए हैं। इनके एक बार आप पढ़ लें इनको, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। और किसी को भी एक चाहिए होगा तो अगर पीडीएफ, तो वो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ के ले सकता है पीडीएफ इसका। राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है मौलिक अधिकार। और निम्न में से कौन सा अशक्त अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, वो समानता के अधिकार के पक्षधर थे। राज्य के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधारों पर बांटा जाता है, नस्लों के आधार पर। और अगला क्वेश्चन, अशक्त अधिकारी के लिए आवश्यक है अनुमति प्राप्त करना। तो ये इस प्रकार था दोस्तों, यूजीसी नेट 2020 का जो जून रिसाइकल में हुआ था पेपर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ कमी रह गई होगी तो मैं आपके सुझाव के लिए इंतज़ार करूँगा। और मिलके मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप अपना प्यार इसको ज़रूर दें, और कुछ कमी रह गई है तो वो ज़रूर बताएं। और इस बार मिलकर हम सब मिलकर जेआरएफ निकालें और पूरी कोशिश करें, अपने देश अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।